नारी पर जो मोहित न हुआ, दुर्लभ है ऐसा नर जग में। बच गया लोभ फांसी से जो, है वही तपस्वी वर जग में। योगी जोगी त्यागी रागी ज्ञानी मैंने लाखों देखे। गोस्वामी स्वामी सन्यासी मौनी ध्यानी लाखों देखे। बिरला ही है वह महापुरुष, जो कामिनी कंचन लिप्त नहीं। अन्यथा जगत की माया ने, कर दिया किसे विक्षिप्त नहीं। दोस्तों, स्त्रियों को समझना सिर्फ कठिन ही नहीं है बल्कि नामुमकिन भी है। पुराने समय में भी बहुत सी अप्सरा हुई हैं जिनमें मेनका, रंभा, उर्वशी थी कि जिनके हुस्नो सबाब पर बड़े बड़े ऋषि महात्मा की तपस्या टूट जाती थी, कौमार्य भंग हो जाता था। तो आज के समय में ऐसा कुछ हो जाना कोई नई बात नहीं है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है कि जहां पर एक दौलतमंद धनवान सेठ का दिल एक नौकर की बीवी पर आ जाता है। वह उसे पाने के लिए ऐसा जतन करता है, लेकिन वह महिला के विवेक और संयम के आगे कोई काम नहीं आता है। और फिर लोग उस महिला की तारीफ करने लगते हैं और सेठ को उल्टा शर्मिंदा होकर वापस आना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प तो है ही, लेकिन साथ ही साथ बहुत मज़ेदार है, सीख देने वाली है और दिमाग की बत्ती जलाने वाली है। बहुत समय पहले की बात है, एक सेठ हुआ करते थे। उनके धन दौलत की चर्चा चारों तरफ फैले थी और सेठ जी एक दिन अपने महल की छत पर टहल रहे थे। टहलते टहलते अचानक उनकी नज़र पास की ही एक दूसरी छत पर जाती है। तो सेठ जी ने वहां पर देखा कि एक बहुत ही सुंदर महिला कपड़े सुखा रही है। सेठ जी उस महिला को देखते ही रह जाते हैं। फिर उस महिला की नज़र जब सेठ जी पर पड़ती है तो वह शर्म के मारे अपने चेहरे को ढक लेती है और झट से अपने घर के अंदर चली जाती है। लेकिन सेठ जी अब उस महिला के बारे में सोचकर बेचैन हो जाते हैं। उस महिला का हुस्न का जादू सेठ के ऊपर चल गया था। वह नीचे आते हैं अपने महल में और थोड़ा उदास हो जाते हैं। अपने एक नौकर को बुलाकर पूछते हैं कि फला मकान किसका है, उसमें कौन रहता है। वहां पर मैंने आज एक महिला को देखा कपड़े सुखाते हुए, वह बहुत ही सुंदर है। तो उनके नौकर ने कहा कि सेठ जी, वो तो आपका जो वफादार नौकर भोलू है उसी की पत्नी है, उसी का घर है। अब सेठ जी के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जतन करने लगते हैं कि उस महिला को कैसे हासिल किया जाए, कौन सी युक्ति लगाया जाए जिसे मैं सफल हो जाऊं। शाम होते होते सेठ जी को एक उपाय सूझता है कि क्यों ना मैं नौकर को बाहर भेज दूं ताकि मैं अपने मकसद को पूरा कर सकूं। फिर वह जो वफादार नौकर था भोलू, सेठ जी उसे बुलाते हैं अपने पास और कहते हैं कि मैं एक पत्र लिख कर दे रहा हूं, तुम्हें जाना है, मेरा एक दोस्त फला जगह रहता है, उसे देना है और वापस में पत्र का जवाब भी लेकर तुम्हें आना है। भोलू ने कहा कि ठीक है सेठ जी, मैं चला जाऊंगा। फिर सेठ जी ने पत्र लिखा और भोलू को दे दिया। भोलू पत्र लेने के बाद शाम हो गई थी, अपने घर वापस आता है। घर आने के बाद वह खाना खाया, पत्नी के साथ बातें करता है और रात भर उसे यही चिंता लगी रहती है कि मुझे सुबह जाना है सेठ जी के काम से और शाम तक पत्र का जवाब भी लेकर आना है। चिंता में उसे नींद नहीं आती है। सुबह 4 बजे वह जो नौकर था भोलू घर से साइकिल लेकर निकल गया। दोस्तों, उस समय आज की तरह संसाधन, रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी ये सब नहीं था, टेलीफोन नहीं था। तो नौकर को पत्र लेकर जो जाता है वह साइकिल से ही उसे जाना पड़ता है। और जैसे ही नौकर घर से निकला, ओझल ही हुआ था आंखों से, तभी सेठ जी जो इंतजार कर रहे थे उसके घर जाने का, और सेठ जी जाते हैं, उसका दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर से भोलू की जो पत्नी थी रेशमा, वह पूछती है कि कौन हो। तो सेठ जी कहते हैं कि मैं हूं सेठ, तुम्हारे पति का मालिक। वह औरत दरवाजा खोल देती है। सेठ जी अंदर जाकर बैठते हैं। वह महिला कहती है कि आज इस गरीब की झोपड़ी में इतने सुबह सुबह कैसे आना हुआ आपका। तो सेठ जी कहते हैं कि मैं मेहमान बनकर तुम्हारे घर आया हूं। दोस्तों, कोई भी महिला कितनी भी अनपढ़ हो, नासमझ हो, लेकिन वह किसी भी पुरुष के इरादे को तुरंत भांप जाती है। वह महिला भी समझ गई और उसने कहा
कि भगवान मेरी रक्षा करें, आपका इस तरह से आना मेरे घर में मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो सेठ जी को थोड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि ऐ औरत, तू क्या कह रही है? तू जानती नहीं कि मैं कौन हूं? मैं इतना बड़ा सेठ हूं, लोग मुझे सब सलाम करते हैं और तुम्हारा पति मेरे यहां नौकरी करता है, वह नौकर है, तुम मुझसे इस तरह बात कर रही हो। तो उस नौकर की पत्नी कहती है कि सेठ जी मुझे माफ करना, लेकिन आपका इरादा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। बड़े बुजुर्गों से मैंने सुना है कि शेर कितना भी भूखा हो लेकिन वह मुर्दे का शिकार नहीं करता, वह मुर्दे को नहीं खाता है। और आप तो उस कटोरे का पानी पीने आए हो जिसे आपके नौकर ने पहले ही जूठा कर रखा है। उस महिला की इस तरह बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह शर्मिंदा होकर वापस अपने महल में लौट आते हैं। और उधर जो भोलू घर से निकला था वह 2 घंटे ही बीते रहे होंगे, आधी रास्ता भी नहीं पहुंच पाया होगा। तभी उसे याद आता है कि सेठ जी ने जो पत्र दिया था वो तो मैं अपने बेड पर तकिए के नीचे ही भूल आया हूं। वह झट से साइकिल मोड़ देता है अपने घर की तरफ और दोगुनी गति से साइकिल चलाकर वापस घर पहुंचता है। जब घर पहुंचा तो उसने देखा नीचे एक हवाई चप्पल पड़ी है। वह चप्पल पहचान जाता है कि यही चप्पल तो सेठ जी के पैरों में दिन रात पड़ी रहती है, आज यहां कैसी? लेकिन वह अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहता है, सिर्फ तकिए के नीचे से लेटर लिया और चला गया। और रास्ते भर यही सोचते हुए जाता है कि मैं समझ गया हूं कि सेठ जी ने मुझे पत्र लेकर इसलिए भेजा है ताकि वह अपने मकसद को पूरा कर सके मेरी पत्नी के साथ। लेकिन वह सेठ जी के काम के लिए जहां गया था वहां पर जाता है और पत्र दिया और वापस में पत्र का जवाब भी लेकर लौट आया। शाम होने से पहले ही जाकर सेठ जी को देता है। सेठ जी अपने नौकर पर बहुत खुश हो गए और उसे इनाम के तौर पर एक सोने का सिक्का और 10,000 रुपए देते हैं। लेकिन नौकर अपने सेठ जी से भी कोई शिकवा शिकायत नहीं करता, वह तो अपने पत्नी के बारे में ही सोच रहा था। वह घर आने के बजाय सेठ से मिले पैसे और सिक्के को लेकर मार्केट में गया और वहां से अपने पत्नी के लिए अच्छी अच्छी साड़ियां खरीदा, बच्चों के लिए कपड़े खरीदे और कुछ उपहार खरीदे गिफ्ट वगैरह देने के लिए। सब कुछ लेकर जब रात को घर पहुंचा और पत्नी देखते ही बहुत खुश हो गई। पूछा कैसे ये सब? तो उसने कहा कि मैं सेठ जी के जो काम से गया था उन्होंने आज मुझे 10,000 रुपये दिया, तो मैं सोचा कि आपके लिए साड़ी ले लूं, बच्चे के लिए कपड़ा ले लूं और ये देखो कुछ गिफ्ट वगैरह लेकर आया हूं। और ये लो एक सोने का सिक्का भी दिया है उन्होंने, इसे ले लो, तुम्हें गहने वगैरह के काम आएगा। तो पत्नी खुश हो गई, बोली ये सब क्या करने की जरूरत थी? तो भोलू ने बोला कि नहीं, मैं काफी दिन से सोच रहा था लेकिन पैसे कुछ मिले तो आज ये ले आया। कोई बात नहीं, रख लो और कल चलो तुम्हें मायके घुमा लाता हूं। तो पत्नी ने कहा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। दूसरे दिन सुबह होने के बाद पति पत्नी और बच्चों के साथ भोलू अपने ससुराल गया और पत्नी भी काफी समय बाद अपने माँ बाप से मिलकर खुश हो गई और जो भाई लोग भी थे वह अपनी बहन को पाकर खुश हो गए। भोलू के लिए चाय पानी नाश्ता आया, भोलू ने अनमने ढंग से कर लिया, लेकिन उसके बाद वह रुका नहीं, वहां से चुपचाप चला आया। ससुराल के जो लोग थे वह ढूंढने लगे कि कहाँ गए, लेकिन जब दिखाई नहीं पड़ता तब सोचते हैं कि हो सकता है घर चले गए हों या फिर कहीं होंगे तो अभी आ जाएंगे। लेकिन जब एक दिन बीत जाता है तब भी नहीं आया, तब कुछ लगने लगा कि शायद वह किसी बात से नाराज हैं। भोलू के जो साले होते हैं, पत्नी के भाई लोग इंतजार करते हैं कि हो सकता है आए, लेकिन इंतजार करते करते जब 1 महीना 2 महीना 4 महीना बीत गया, भोलू वापस नहीं गया ससुराल, ना तो पत्नी की सुध ली किसी भी जरिए से। तब उन लोगों को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। फिर वह लोग आते हैं भोलू के घर और पूछते हैं कि इस तरह से नाराजगी का कारण क्या है? आपने मेरी बहन को मेरे घर छोड़कर क्यों चले आया? वजह क्या थी, मुझे कुछ बताओ। अगर नहीं बताओगे तो आपकी यह शिकायत मैं सरपंच के सामने करूंगा, वह तुम्हें दंडित करेंगे। तुम्हें बताना होगा आखिर वजह क्या है, क्यों मेरी बहन से तुम नाराज हो जो मेरे घर छोड़ दिए बिना बताए। भोलू ने कहा कि मैंने अपनी तरफ से तुम्हारे बहन के प्यार में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, ना तो उसके साथ वफादारी में, ना तो जिम्मेदारी में, ना तो और किसी मायने में। आगे तुम्हारी इच्छा, अगर तुम चाहो तो सरपंच से शिकायत कर सकते हो।
तो उस औरत के भाइयों ने भोलू को भी अपने साथ चलने के लिए कहा। सब लोग मिलकर सरपंच के पास जाते हैं और संयोग से सरपंच जी उस दिन सेठ जी के पास ही बैठे थे। वहां जाने के बाद सभी ने नमस्कार किया और कहा कि भगवान सबकी रक्षा करें। सरपंच जी, मैं आपसे उम्मीद लेकर आया हूं, आपसे कुछ कहना चाहता हूं। तो सरपंच ने कहा कि ठीक है, बोलो। तब जो औरत के भाई लोग थे वह भोलू की तरफ इशारा करके सरपंच से कहते हैं कि सरपंच जी, इस शख्स को मैंने एक हरा भरा बगीचा फल और फूलों से लदा हुआ दिया था और साथ ही साथ एक मीठे पानी का कुआं भी दिया था, लेकिन इस आदमी ने उस पूरे कुएं को भ्रष्ट कर दिया और फल फूल सबको तोड़ के नष्ट कर दिया, फिर मेरा बगीचा मुझे वापस कर दिया। तब सरपंच जी भोलू से कहते हैं कि क्या ये लोग जो बात कह रहे हैं वह सही है? तब भोलू कहता है कि हाँ सरपंच जी, मुझे बगीचा हरा भरा मिला था, मीठे पानी का कुआं भी था, लेकिन मैंने इन्हें वापस किया है उससे बेहतर स्थिति में। तब औरत के भाइयों से सरपंच पूछते हैं कि क्या भोलू सही कह रहे हैं? तब वो लोग कहते हैं कि हाँ, उससे बेहतर स्थिति में मुझे मिला है, लेकिन मैं वजह जानना चाहता हूँ, कारण जानना चाहता हूँ कि इन्होंने बगीचा मुझे वापस क्यों कर दिया। तब भोलू से बात पूछी जाती है तो भोलू ने कहता है कि मैं किसी अदावत या नफरत की वजह से बगीचा वापस नहीं किया है, बल्कि मैं तो एक दिन जब अपने बगीचे में आया तो वहां पर देखा शेर के पंजों के निशान थे, इसलिए मैंने डर के मारे बगीचा वापस कर दिया, उस बगीचे में मैं नहीं जाता था। तब यह बात जैसे ही सुनते हैं सेठ जी, जो कुर्सी पे पीछे की तरफ अकड़ कर बैठे थे, वह उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि खुदा की कसम, ये बात सच है कि शेर तुम्हारे बगीचे में जरूर आया था, उसके पंजों के जो तुमने निशान देखे वो सही है, लेकिन शेर तुम्हारे बगीचे को जरा सा भी आंच नहीं पहुंचा पाया, कोई नुकसान नहीं कर पाया, ना तो वह तुम्हारे बगीचे का फल तोड़कर खा पाया, ना तो उस बगीचे के फूलों के खुशबू ले पाया। वह सिर्फ गया था और मुतमईन यानी कि लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर वहां से वापस लौट आया था। वह कोई असर नहीं छोड़ सका था तुम्हारे बगीचे में। यह बात जब भोलू सुनता है तब उसके बाद वह अपनी बगीचे को वापस लेने के लिए राजी हो जाता है और सरपंच के पास से वापस आने के बाद वह अपने ससुराल जाता है और अपने पत्नी और बच्चों को खुशी खुशी अपने घर वापस लाता है। लेकिन जो सरपंच, सेठ और लड़की के भाई और जो पति था और भी जो लोग थे सेठ के यहाँ, किसी को भी माजरा समझ में नहीं आया कि आखिर मामला क्या था, कोई भी नहीं समझ पाया। तो दोस्तों, घर की बात कैसे भोलू ने संभाल लिया, इस तरीके से बात किया कि कोई समझ नहीं सका और सरपंच भी नहीं समझ सके और अपना एक बना बनाया गृहस्थी उजड़ने से बचा लिया और हंसी खुशी फिर रहने लगे। तो इस कहानी से दोस्तों क्या सीख मिलती है, यह बात कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।